द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सीधे राजस्थान के आदिवासी समुदायों की दुनिया में ले जा रहे हैं। ये कुछ लेख और नोट्स हैं जो उनकी जिंदगी, उनकी परंपराओं और मतलब उनके समाज के ताने बाने पर बहुत गहरी नजर डालते हैं। हाँ, और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। वैसे आंकड़े भी अपने आप में काफी दिलचस्प हैं। अच्छा, जैसे कि जनजातीय आबादी के मामले में राजस्थान देश में चौथे नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा उदयपुर में और सबसे कम बीकानेर में। पर इन नंबरों के पीछे जो कहानियां हैं ना, वो कमाल की हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इन स्रोतों में से कुछ सबसे दिलचस्प और हैरान कर देने वाली जानकारियों को निकालें। सही। और ये समझने की कोशिश करें कि ये समुदाय कितने अलग और अनूठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति से, मीणा समुदाय। हाँ, जिनका इतिहास किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगता। इन यानी मछली शब्द से आया है और उनके इतिहास में एक जबरदस्त उतार चढ़ाव दिखता है। स्रोत बताते हैं कि एक वक्त था जब आमेर और बूंदी जैसे बड़े इलाकों पर उनका शासन था। वो राजा थे? हाँ, वे राजा थे। एक मिनट, अगर वे शासक थे तो फिर अचानक अंग्रेजों ने उन्हें आपराधिक जनजाति कैसे घोषित कर दिया? मतलब इतना बड़ा बदलाव। स्रोत में इसके बारे में क्या बताया गया है? यही तो कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ है। जब कचवाहा और चौहान शासकों ने उन्हें सत्ता से हटा दिया तो वो धीरे धीरे हाशिए पर चले गए और फिर आया 1924 का जयराम पेशा कानून। जयराम पेशा कानून। अंग्रेजों ने इस कानून के तहत पूरे के पूरे मीणा समुदाय पर आपराधिक जनजाति का ठप्पा लगा दिया। पूरे समुदाय पर? मतलब हर एक व्यक्ति पर? ये तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ, कानून इतना सख्त था कि हर मीणा पुरुष और महिला को, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, रोज पास के पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी पड़ती थी। हर रोज? हर रोज। सोचिए, एक समुदाय जो कभी शासक था, उसे अपने ही घर में रोज अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ रहा था। इसी अपमान के खिलाफ फिर मीणा आंदोलन शुरू हुआ, जो आजादी के बाद तक चला। तो इतने मुश्किल दौर में उन्होंने अपनी पहचान को मतलब कैसे बचाए रखा? यहीं पर धर्म और संस्कृति की भूमिका आती है। उनके एक धर्मगुरु थे, मुनि मगन सागर महाराज। हाँ। उन्होंने मीन पुराण लिखा। इस ग्रंथ ने उनकी उत्पत्ति को सीधे भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से जोड़ा। अच्छा, तो ये उन्हें एक तरह से एक दिव्य पहचान और गौरव का एहसास दिलाने की कोशिश थी? बिल्कुल। जब बाहरी दुनिया उन्हें अपराधी कह रही थी, तब ये ग्रंथ उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ रहा था। मुझे एक बात और बड़ी दिलचस्प लगी, भूरिया बाबा की कसम। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो उनकी झूठी कसम कभी नहीं खाते। मतलब उनके समाज में ये कसम किसी कानून से भी बढ़कर है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि आस्था जो है वो लिखे हुए नियमों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है। उनकी परंपराओं में भी उनकी पहचान की झलक मिलती है, जैसे मोरनी मांडना की रस्म। हाँ, जिसमें शादी के वक्त दूल्हा दीवार पर मोरनी बनाता है। सही। या फिर उनके मुखिया, जिन्हें पटेल कहा जाता है, जो आज भी उनके सामाजिक मामलों को सुलझाते हैं। उनके रहन सहन से जुड़े कुछ शब्द भी हैं जो बहुत कुछ कहते हैं, जैसे ओवरी, अनाज रखने की कच्ची कोठी, और मेवासे, जंगल में बने घर। हाँ, मेवासे शब्द शायद उनकी सुरक्षा की जरूरत को दिखाता है कि जब उन पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने जंगलों में पनाह ली। ये छोटे छोटे शब्द उनकी पूरी कहानी बयां करते हैं, शासन से संघर्ष तक का सफर। मीणा समुदाय के इतिहास से ये तो साफ है कि कैसे एक ताकतवर समुदाय को हाशिए पर धकेला जा सकता है। पर कुछ समुदाय तो हमेशा से ही समाज के किनारों पर रहे और उन्होंने अपने जीने के, अपने न्याय के अपने ही तरीके बना लिए हैं। कंजर जनजाति इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। उनका नाम ही काननशार से बना है, यानी जंगल में घूमने वाला। स्रोत साफ कहते हैं कि उनका मुख्य पेशा अपराध रहा है। लेकिन इसमें एक विरोधाभास है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आप पाती मांगना की बात कर रही हैं? हाँ, अपराध करने से पहले देवताओं से आशीर्वाद लेना, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमारी नैतिकता की सीधी सादी समझ को चुनौती देता है। एक तरफ अपराध है जो समाज के बाहरी नियमों को तोड़ता है, और दूसरी तरफ पाती मांगना जैसी गहरी आस्था। ये दिखाता है कि नैतिकता का विचार कितना सापेक्ष हो सकता है। और उनके न्याय का तरीका भी अलग है। हाकम राजा का प्याला, हाँ, जिसे पीकर वो झूठ नहीं बोलते, ये उनकी अपनी सच्चाई की गारंटी है। उनका अपना पॉलीग्राफ टेस्ट। उनकी जीवन शैली का असर उनके घरों पर भी दिखता है। हर घर में पीछे की तरफ एक खिड़की जरूर होती है, प्रेस से भागने के लिए। वजह साफ है, उनका पूरा जीवन एक तरह की रणनीति है। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बाद की एक रस्म भी अनोखी है। वो मृतक के मुंह में शराब की कुछ बूंदे डालते हैं। कंजरों ने तो अपने लिए एक समानांतर व्यवस्था बना ली है, लेकिन कौथौड़ी जनजाति की कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि वो व्यवस्था के बाहर नहीं बल्कि समय के बाहर ही छूट गए हैं।
स्रोत उन्हें संकटग्रस्त जनजाति कहता है। हाँ, और ये बहुत चिंताजनक बात है। ये मूल रूप से महाराष्ट्र से हैं और इनका काम खैर के पेड़ से कत्था निकालना था। अब राजस्थान में इनके सिर्फ 35 से 50 परिवार ही बचे हैं बस। हाँ, वे विलुप्त होने की कगार पर हैं। उनकी कुछ आदतें तो बहुत ही अजीब बताई गई हैं, जैसे पुरुष दूध नहीं पीते, सिर्फ शराब पीते हैं। और महिलाएं भी, वो भी पुरुषों के साथ बराबरी से शराब पीती हैं। ये उनके गहरे सांस्कृतिक अलगाव को दिखाता है ना? बिल्कुल, वे मुख्य धारा के समाज से इतने अलग थलग हो गए हैं कि उनकी आदतें भी एकदम जुदा हैं। उनकी महिलाएं गहने नहीं पहनती, लेकिन शरीर पर टैटू बनवाती हैं। और वो मराठी स्टाइल में साड़ी पहनती हैं, जिसे फाटका कहते हैं। सही। स्रोत ये भी बताता है कि उन्हें बंदर का मांस पसंद है। ये सुनना आज के समय में थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या इसकी कोई खास वजह बताई गई है? मतलब ये किसी मजबूरी से या किसी सांस्कृतिक मान्यता से जुड़ा है? स्रोत इसकी वजह पर ज्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन ये उनके जंगल के साथ गहरे और पुराने रिश्ते की तरफ इशारा करता है। उनका खान पान वही है जो जंगल से मिलता है। अच्छी बात यह है कि सरकार उनके संरक्षण के लिए कुछ कदम उठा रही है। हाँ, जैसे मनरेगा में 100 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार देना। ये उनके अस्तित्व को बचाने की एक छोटी लेकिन जरूरी कोशिश है। तो हमने देखा कि कैसे कुछ समुदाय अपनी समानांतर व्यवस्था बनाते हैं और कुछ हाशिए पर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका अपना एक पूरा सामाजिक और न्यायिक ढांचा है जो आधुनिक कानून व्यवस्था के साथ साथ चलता है। भीलों की तरह? हाँ, भीलों की बात करते हैं, जिन्हें कर्नल जेम्स टॉड ने वनपुत्र कहा था। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। उनका नाम भील शब्द से आया है, जिसका मतलब है तीर कमान। उनका युद्ध घोष फायरे फायरे आज भी मशहूर है। उनका सामाजिक ढांचा बहुत मजबूत और साफ है। घर को कू या टापरा, मोहल्ले को फला और गांव को पाल कहते हैं। हर इकाई का अपना महत्व है। उनके न्याय करने के तरीके बड़े दिलचस्प हैं, जैसे झगड़ा प्रथा। हाँ, कि अगर कोई पुरुष किसी शादीशुदा औरत को भगा ले जाए तो उससे पहले पति को पैसे देने पड़ते हैं। एक तरह का सामाजिक जुर्माना। बिल्कुल। ये शायद हिंसा या बदले की भावना को रोकने का एक तरीका है। समाज ने खुद ही एक समाधान निकाल लिया है। इसी तरह मौताना प्रथा है, जिसमें किसी की हत्या हो जाने पर दोषी पक्ष से मुआवजा लिया जाता है। ये उनका अपना पारंपरिक न्याय तंत्र है। हाँ। और गरासिया जनजाति, उनमें भी एक संगठित व्यवस्था दिखती है ना? बिल्कुल। गरासिया जनजाति में 3 स्तर की पंचायतें होती हैं: मोटी न्यात, नैनकी न्यात और निचली न्यात। अच्छा। ये उनके न्याय व्यवस्था के पदानुक्रम को दिखाता है। उनका मुखिया सहलोत कहलाता है। ये दिखाता है कि उनका समाज कितना व्यवस्थित है। गरासिया जनजाति के बारे में एक बात कही जाती है कि उनमें प्रेम विवाह सबसे ज्यादा होते हैं। हाँ, सिरोही के सियावा गांव का मेला उनके लिए जीवन साथी चुनने का एक बड़ा अवसर होता है। और स्रोत उनके 6 तरह के विवाहों का जिक्र करते हैं। मोरबंधिया सामान्य विवाह है, लेकिन ताड़ना में वधू मूल्य देकर शादी होती है। और सबसे दिलचस्प है सेवा विवाह, जिसमें लड़का शादी से पहले लड़की के घर रहकर घर जमाई की तरह काम करके अपनी काबिलियत साबित करता है। ये तो बहुत ही प्रगतिशील सोच लगती है। अब सांसी जनजाति की बात करते हैं। उनका न्याय का तरीका इन सब से बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला है। हाँ, ये बहुत ही अनूठा पहलू है। स्रोत के मुताबिक सांसी समुदाय अपने आपसी विवादों का निपटारा करवाने के लिए हरिजन जाति के किसी व्यक्ति के पास जाते हैं। अच्छा। और उनके फैसले को मानते हैं। वो उन्हें अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। ये सामाजिक पदानुक्रम की हमारी समझ को पूरी तरह से उलट देता है। लेकिन इसी समुदाय में कुकड़ी रस्म जैसी प्रथा का भी जिक्र है। हाँ। जो विवाह से पहले महिला की चरित्र परीक्षा है। इस प्रथा के बारे में पढ़ते हुए हमें यह साफ कर देना चाहिए कि हम सिर्फ स्रोत में लिखी बात बता रहे हैं। यह आज के मानदंडों पर बहुत ही विवादास्पद है। निश्चित रूप से इन प्रथाओं को उनके सामाजिक संदर्भ में देखना जरूरी है, बिना उनका समर्थन या विरोध किया। हमारा काम यहाँ सिर्फ जानकारी देना है, पर यह जरूर दिखाता है कि एक ही समुदाय के अंदर कितनी जटिल और विरोधाभासी मान्यताएं एक साथ मौजूद हो सकती हैं। अब तक हमने समाज, न्याय और सत्ता की बात की, लेकिन इन समुदायों का एक और पहलू है जो बहुत मजबूत है। उनका आध्यात्मिक जीवन। हाँ, और प्रकृति से उनका रिश्ता। भीलों की प्रकृति पूजा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके कुलदेवता टोटम जी हैं। उनकी कोई मूर्ति नहीं होती, वो पेड़ पौधों को ही देवता मानकर पूजते हैं। यह प्रकृति के साथ उनके गहरे सम्मानजनक रिश्ते का प्रतीक है। उनका हाथी भेड़ों विवाह भी इसी का सबूत है, जिसमें किसी पेड़ या पौधे को साक्षी मानकर शादी कर ली जाती है। कोई पंडित नहीं, कोई भव्य समारोह नहीं,
बस प्रकृति और 2 इंसान। और दूसरी तरफ है सहरिया जनजाति, जिन्हें भारत सरकार ने राजस्थान में एकमात्र आदिम जनजाति समूह का दर्जा दिया है। उनकी दुनिया तो और भी अलग लगती है। बहुत अलग। वे मुख्यतः 12 जिले में रहते हैं। उनके समाज में दहेज नहीं है, कपल साथ में डांस नहीं करते और वे श्राद्ध भी नहीं मनाते। लेकिन उनका जो सबसे अनोखा रिवाज है वो है धारी संस्कार। हाँ, इसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। ये पुनर्जन्म की एक बहुत ही अलग व्याख्या है। बिल्कुल। दारी संस्कार में मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की राख और अस्थियों को आंगन में बिछाकर एक बर्तन से ढक दिया जाता है। अगली सुबह उस राख पर बने पदचिन्हों को देखा जाता है और उन निशानों से वो पता लगाते हैं कि अगला जन्म किस रूप में होगा। हाँ, अगर किसी पक्षी के पैर का निशान है तो माना जाता है कि मृतक का जन्म पक्षी के रूप में हुआ। अगर किसी जानवर का है तो जानवर के रूप में। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये उनके पूरे दर्शन को, उनके वर्ल्ड व्यू को दिखाता है। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में उनका गहरा विश्वास। सही कहा। यह दिखाता है कि दुनिया को देखने और समझने के उनके अपने तरीके हैं, जो हमारी तथाकथित आधुनिक सोच से बहुत अलग और शायद कहीं ज्यादा गहरे हैं। तो आज हमने राजस्थान की जनजातियों की दुनिया की एक झलक देखी। मीणाओं के शासन से संघर्ष तक के सफर से लेकर कंजरों के अपराध और आस्था के विरोधाभास तक, संकट में घिरे कथौड़ियों से लेकर प्रकृति को पूजने वाले भीलों तक, और सहरिया जनजाति के धारी संस्कार से लेकर गरासियों की जटिल सामाजिक व्यवस्था तक। ये साफ है कि ये सिर्फ पिछड़े हुए समुदाय नहीं है, जैसा कि अक्सर मान लिया जाता है। हर समुदाय की अपनी एक अलग पहचान है, अपने नियम, अपना न्याय और अपनी गहरी दार्शनिक समझ है। उनकी अपनी एक पूरी दुनिया है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें सिर्फ तथ्य नहीं कहते, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि ये संस्कृतियां कितनी जीवंत और जटिल हैं। हाँ, और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। क्या? जब ये समुदाय, जिनकी अपनी सदियों पुरानी न्याय और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे गरासियों की पंचायतें या सांसी लोगों का वो तरीका, जब ये आज के आधुनिक भारतीय कानून और व्यवस्था के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? मतलब इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच हाँ, क्या टकराव होता है, संतुलन बनता है, या एक दुनिया दूसरी पर हावी हो जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर और भी गहराई से सोचा